मित्रों नमस्कार। आप में से बहुत से दोस्त ये पूछते रहते हैं कि गुरुजी के यहाँ रूम में जो किताबें हैं वो कौन सी हैं। आप उनका टाइटल पूछते हैं, आप उनके प्रकाशक के बारे में पूछते हैं। तो मेरी भी जिज्ञासा आपके साथ रहती ही है कि इस इतने बड़े ख़जाने के बारे में कुछ जानें। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो पहले होती थी, अब ना रही, कोई जानने वाला ले गया। तो किताबों के साथ यही होता है, जो अच्छी किताबें हैं फिर वो वापस मुश्किल से आती हैं। और कुछ किताबें अब भी यहाँ पर ऐसी हैं जिनके अब नए जो अंक हैं वो निकलने बंद हो चुके हैं। तो आज इन किताबों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर हैं। इसके अलावा घर में ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर भी किताबों का संग्रह है। इसके अलावा और भी कई लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं जहाँ पर गुरुजी ने अपने किताबों को यहाँ जगह कम होने की वजह से डोनेट किया है, तो वो वहाँ पर भी है। तो आइए आज इस संग्रह के बारे में गुरुजी से कुछ जानते हैं। नमस्कार गुरुजी। अच्छा, आप गुरुजी ये बताएं कि जो जितनी भी पुस्तकें हैं आपके ग्रंथालय में ये, तो इनके साथ आपका जो सफ़र है वो कब शुरू होता है? कैसे कैसे कलेक्शन करते हैं? कुछ किताबें जिनके बारे में ख़ास तौर से आप बताना चाहें उनके बारे में बताएं, और उसके बाद हम फिर एक एक करके किताब देखना शुरू करेंगे। तो आप शुरू में क्या कहना चाहेंगे? बात ये, जब हम पढ़ते थे एमए में, बहुत बड़ा कॉलेज था दिल्ली का, इतना विशाल कॉलेज, कम से कम 10-12 हज़ार उस कॉलेज में संख्या थी। लेकिन चूँकि दिल्ली के अंदर ये था पहले कानून कि दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहेगी, वो एफिलिएट नहीं कर सकती किसी को। इसलिए हमारा कॉलेज जो एफिलिएट था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से था, और वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए खोला गया था जो पश्चिमी पंजाब से, यानी जो आजकल पाकिस्तान कहलाता है, वो पाकिस्तान से लोग उजड़ कर के आए थे। तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इवनिंग कॉलेज खोला गया था, शाम को था। वो दिन में अपने बेचारे रोटी कमाएं और शाम को अपनी शिक्षा पूरी कर लें। तो उस कॉलेज में हम पढ़े। तो उस कॉलेज में ये था कि टीचर्स अच्छे से अच्छे, बहुत बढ़िया चुन कर आए हुए टीचर थे, और वो किताबों की प्रेरणा देते थे। अमुक किताब पढ़ो तो बहुत अच्छी रहेगी, अमुक किताब पढ़ो। तो हमने ये तय कर लिया था कि किताबें ला कर के केवल नोट से, जो नोट क्लास में बोलते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी किताबें लानी चाहिए। तो किताबों का शौक़ तो वहाँ से पैदा हो गया। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास उर्दू और फ़ारसी जो थी, तो उर्दू और फ़ारसी के पढ़ाने वाले दोनों जो थे वो बहुत उच्च कोटि के थे। उर्दू का मुकाम प्रोफेसर त्रिलोकचंद महरून से ऊंचा पंजाब में कोई नहीं है। और उधर दूसरे जो हमें पढ़ाते थे उर्दू का फ़ारसी का पेपर, वो वाकिफ़ मुरादाबादी, उन्होंने उमर ख़य्याम की फ़ारसी की जितनी भी रुबाइयाँ हैं उनका उर्दू रुबाइयों में तर्जुमा किया है। तो उनकी क्लास में ये होता था कि शेर व शायरी ज़्यादा होती थी। तो शेर व शायरी की किताबें भी हमने ख़रीदनी शुरू की, बहुत सारी किताबें ख़रीदी। तो शौक़ तो वहीं से लग गया था, एमए से ही। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो हमने ये किया कि भाई अपनी तनख्वाह में से कुछ परसेंटेज निकालो, और तनख्वाह की बजाय हमने ये काम किया कि तनख्वाह की बजाय जो ऊपर से चीज़ें मिलती हैं यूनिवर्सिटी से, पेपर सेट करने के पैसे मिलते हैं, पेपर मार्किंग करने के मिलते हैं, एग्ज़ामिनेशन में ड्यूटी लगती है उसके पैसे मिलते हैं। तो हमने किया कि तनख्वाह तो घर में ला के दे देंगे घर वालों को, और ये जो ऊपर से पैसा मिलता है इससे किताबें ही खरीदेंगे। जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय की अच्छी से अच्छी किताब ले आएंगे। उधर चूँकि वहाँ हम दिल्ली के अंदर तो बड़े भाषण होते रहते हैं रामायण प्रेमियों के, और युग तुलसी भी वहाँ आते थे। यहाँ कोई रामायण का इतना प्रचार नहीं था, तो रामायण ग्रंथ भी इस दृष्टि से कि दिल्ली में तो बहुत मसाला मिल जाता था। बिरला मंदिर के पास कॉलेज था, वहाँ बिरला मंदिर में बड़े बड़े
विद्वान बिरला जी की तरफ से भेजे जाते थे, तो वहाँ रामायण की कथा भी चलती थी, भागवत की कथा भी चलती थी। तो अब यहाँ वो पिपासा ऐसी हो गई कि राम कथा कहने वाला कोई नहीं है, तो फिर राम कथा के ग्रंथ भी खरीदने का मन में हुआ। तो वो इतना पैसा मिलता था ये एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी वगैरह का, वो हमने सोच लिया कि ये घर में नहीं देंगे, इससे हम किताबें ही लाएंगे। और इसी से हम किताबें लाते रहे। बहुत बड़ा जो यूनिवर्सिटी में हमें मकान मिला हुआ था, बहुत बड़ा, 5 कमरे थे और बहुत बड़ा मकान था। तो किताबें फिर हमने सोचा नहीं कि रिटायर भी होना है, बस किताबें खरीदते रहे हर विषय की। हमारा विषय जो था ऐसा था, कंपैरेटिव रिलीजन, दुनिया के बड़े बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन। तो उसमें हिंदू धर्म, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध, जैन और सिख, 6 धर्म लिए थे इन्होंने। पटियाला में तो बहुत बड़ी कंपैरेटिव रिलीजन की, उसका नाम ही रिलीजियस स्टडीज़ है। वो बहुत बड़ी बिल्डिंग कमल के फूल की तरह से बनाई हुई है और उसमें एक एक विंग में एक एक रिलीजन, ये मुस्लिम रिलीजन। तो वहाँ हम उस रिलीजन के एग्ज़ामिनर भी रहे, उस ब्रांच के, उनके पेपर वगैरह सेट करते थे। तो वहाँ हमने यूनिवर्सिटी के अंदर रहते रहते इतनी किताबें इकट्ठी कर ली कि जब रिटायर हुए तो हमारे पास जगह की कमी हो गई। इतना बड़ा 5 कमरों का मकान किराए पे नहीं ले सकता रिटायर्ड आदमी, तो छोटा मकान लिया। तो एक तरीका ये हुआ कि जितनी मकान में किताबें समा जाएँ उतनी रख लो, बाकी यहाँ लाइब्रेरी हो या हो इनको दे दो। तो लगभग 250 के करीब किताबें हमने अलग अलग लाइब्रेरी को दे दी। अब जैसे फ़िलॉसफी ऑफ मेडिसिन है, उस पर किताबें नहीं मिलती। एलोपैथी की जो यूनानी दवाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन फ़िलॉसफी ऑफ यूनानी मेडिसिन, फ़िलॉसफी ऑफ एलोपैथिक, एलो का मतलब होता है अन्य, दूसरी, अदर। तो अदर बॉडीज जब शरीर के अंदर घुसती हैं तो उनको हमारा शरीर निकाल देता है, मार देता है। लेकिन जो अदर बॉडी के कारण से बीमारी नहीं होती, उसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी कह देती है इनक्यूरेबल है। तो ऐसा क्यों कह देते हैं? तो फ़िलॉसफी समझनी पड़ती है एलोपैथी की, कि फ़िलॉसफी क्या है, उनका योग इलाज कर भी नहीं सकते एलोपैथी। तो ऐसी किताबें जो थी हमारे पास, जो फ़िलॉसफी ऑफ, क्योंकि हमने आयुर्वेद रत्न पास किया हुआ था, तो आयुर्वेद रत्न की वजह से मेडिकल किताबें बहुत थीं। तो जब हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, आयुर्वेद कॉलेज, उसको दी वो किताबें, तो वहाँ से हमारे पास चिट्ठी लिख के आई कि फ़िलॉसफी ऑफ मेडिसिन जो है, ये किताबें बड़ी रेयर है, उपलब्ध भी नहीं है, और आपने ये किताबें दे करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। उनकी चिट्ठी हमारे पास है लिखी हुई। इसी तरह हमने अलग अलग लोगों को वो किताबें देने, अलग अलग लाइब्रेरी में जितनी थी बांट दी कि भाई 250 किताबें निकालने के बाद जो बाकी बचा है वो अपने पास ले आए। अब जहाँ हम रहते थे वो किराए का मकान था, उसमें भी बहुत जगह थी। टांड हमने लगवा लिया था, उस टांड पे बहुत जगह थी, वहाँ सारी किताबें हमारी सारी लगी रहती थी। लेकिन जब ये अपना मकान बनाया छोटा, ये बहुत छोटा है, 85 गज़ में है, तो जगह बहुत कम हो गई। तो ये हुआ कि अब फिर किताबें इधर उधर बांटो। तो फिर हमने ये सोचा कि जो उर्दू की शायरी की और नावल किताबें हैं उर्दू वाली, यहाँ इस एरिया में उर्दू पढ़ने वाले आदमी नहीं रहे। अब उर्दू में शायरी वायरी करने वाले हैं यहाँ पर आदमी 70-80 आदमी हैं जो अच्छे शेर वे लिखते हैं, लेकिन फ़ारसी पढ़ने वाले अभी जो इन्होंने सर्वे किया हरियाणा उर्दू एकेडमी ने, तो 9 आदमी रह गए हैं हरियाणा में सिर्फ। तो हमने कहा जब उर्दू पढ़ने वाला भी कोई नहीं, फ़ारसी पढ़ने वाला कोई नहीं, तो इनको डिस्कार्ड करो। तो दीवान हाफिज़ जो है वो उपलब्ध नहीं है। ईरान से हमने भी उसको, ईरान का जो यहाँ कनॉट प्लेस में दफ्तर है दिल्ली में, क्योंकि हाफिज़ बहुत बड़े कवि हमारे
गालिब और मीर के बराबर उनका दर्जा है। तो दीवान हाफिज़ हम लाए थे, फ़ारसी की बहुत सारी चीज़ें, गुलिस्तान बहुत सारे लाए थे, अखलाक जलाली लाए थे। अब ये अखलाक जलाली भी ऐसी किताब है कि आजकल आदमी जानते भी नहीं, क्योंकि फ़ारसी की वो तो नहीं मिलती। तो हमने फ़ारसी की किताब, तो हमारी एक मुँह बोली बहन है, उसको हम बहन कहते हैं, मुसलमान है, खालदा ज़ाहिदी। तो वो फ़ारसी की किताबें तो हमने खालदा ज़ाहिदी को दे दी। हमने कहा तू ले अच्छा, जा। उनके बारे में कुछ और बताएंगे आप? जो खालिदा जी हैं उनके बारे में कुछ और बताएंगे, कौन है वो? खालदा ज़ाहिदी ऐसा है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो जैसे वहाँ पाकिस्तान में लोगों ने हिंदुओं को मारा, उनकी लाशें जो थीं वो रेल में आईं, तो इसी तरह यहाँ भी मार काट शुरू हुई। और लाल कुएँ पे सारा का सारा मुसलमानी मोहल्ला है, वो सारा सब मुसलमान रहते हैं। तो वहाँ जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो गुस्से से, क्रोध से भरे हुए थे, उन्होंने यहाँ लूट मार करनी शुरू की। तो ये खालदा बहुत छोटी थीं और इनकी माँ जो थी वो पर्दा नशीन थी, बहुत ऊंचे घराने की औरतें, बिना बुरके के बाहर नहीं निकलती। वो बाज़ार भी नहीं जानती थी बेचारी कहाँ। तो ऊंचे घराने की औरतें, तो इनके आदमी को, इनके बाप को वहाँ जाके कत्ल कर दिया और कत्ल करके इनका मकान उकान पे कब्ज़ा करने लगे। तो हमारे जो उनके साथ शतरंज खेलने वाले थे, वो हमारी बहन के, जो हमारी बड़ी बहन है उसके जेठ से, तो उन्हें ये ख्याल आया, कह रहे वो हमारा जो ज़ाहिदी है उसकी क्या हालत है। वो जब गए तो लाश वहाँ पड़ी हुई उनकी, और ये सब रोने पीटने लगी, और वहाँ लोग लूट मार कर रहे कि इन औरतों को भी खींच लें, और मकान के अंदर घुस गए तो कुछ आदमी। तो उन्होंने जाके उनको ललकारा और वहाँ से क्या किया उन्होंने कि इन बच्चियों को ले आए। दो बच्चियाँ थीं, और वो जो थी वो पर्दा नशीन उनकी बड़ी, तो उनको कहा कि मैं तुझे वहाँ पहुँचा दूँगा, तेरा मैका जो है शाहजहाँपुर। तो उन्होंने कहा कि ऐसी गाड़ियाँ जो मुसलमानों को लेके जा रही हैं पुलिस की उसमें, फिर भी उन्होंने कहा कि लोग तो पुलिस की गाड़ियों में भी मार देते हैं आकर के, कहीं मुझे ही कत्ल ना कर दें। अच्छा, जैसे पाकिस्तान से औरतें आई थीं कि उनको और कुछ नहीं मिला तो उनके स्तन ही काट दिए उन्होंने। तो ऐसे ही उन्हें लगा, वो कहने लगी मुझे तो आप या तो अपने घर ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, बच्चियों को यहाँ सुरक्षित रखूँगा, मैं छोटी बच्ची हैं और तुझे वहाँ भेज देता हूँ। तो उन्होंने ऐसी गाड़ी में जो बड़ी सुरक्षित थी उनकी माँ को तो वहाँ भेज दिया। अब ये दोनों बच्चियाँ यहाँ रह गईं, तो अपने घर में ले आए, और इन बच्चियों की परवरिश बिल्कुल, इनका रिलीजन चेंज नहीं किया। अच्छा, वो भी रहते भी ऐसी जगह थे, हमारी बहन का जो घर है जी, वो तुर्कमान दरवाजे में सारे मुसलमान हैं 60%। सिर्फ एक गली कल्याणपुरा जो है वो हिंदुओं की गली है, तो उस गली में ही हिंदू रहते थे। उसमें सबसे बड़ा मकान जो था, 5 भाई थे हमारे जीजा, तो उन 5 भाइयों में बड़ी हवेली कहलाती थी वो। तो बड़ी हवेली में रखा, लेकिन पास में चूँकि मुसलमान थे तो उन मुसलमानों को से जान पहचान थी, उनको कहा इन बच्चियों को जो तुम्हारी किताबें हैं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, ऐसे करके, तो उनकी परवरिश की। जब शांति हो गई सारी, बिल्कुल संविधान भी बन गया 1950 में, शांति हो गई सारी, तब वो उनकी माँ जो थी शाहजहाँपुर से वापस आई, तो उन्होंने देखा कि उनके मकान पे लोगों ने ये समझ करके कि पाकिस्तान भाग गए, वहाँ कब्ज़ा कर रखा था। मकान बड़ी हवेली थी उनकी काफ़ी, तो उसमें 3-4 आदमी, 3-4 परिवार घुस गए और उन्होंने बंटवारा कर लिया उसका। तो फिर ये मुकदमा भी हमारे जो, इनको नवाब साहब ही कहते थे हमारे बहन के, क्योंकि ये उनके साथ शतरंज वगैरह खेला करते थे ना, तो इनको भी सब हमारे घर वाले नवाब साहब कहते थे। तो नवाब साहब ने मुकदमे लड़े, पुलिस को किए। एक वो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट था, इनकी जो संपत्ति थी वापस कराने वाला, वहाँ भी केस लड़े। तो इनको मकान भी खाली करा के 2-3 साल लग गए, और 2-3 साल में मकान खाली करा के कब्ज़ा दिलवाया। और जो एक आध रह भी गया था कोई हमारा जिसने कब्ज़ा कर रखा था, मुकदमा चलता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आधे मकान पे तो तुम्हें कब्ज़ा मिल गया है। और ये जो थी इनको सारा पढ़ाया। अब वो पढ़ा करके जो खालदा हैं, खालदा ज़ाहिदी, वो वहाँ इंटर कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल लाल कुएँ पे, वहीं मुसलमानों का मोहल्ला है सारा। अब थोड़े से वहाँ पंजाबी बस गए हैं जो मुसलमान दुकानें छोड़ के भाग गए थे उन पर, लेकिन अब भी वहाँ
80-85% मुसलमान ही हैं। तो वहाँ उर्दू का स्कूल था, उस उर्दू की ये प्रिंसिपल बनी इंटर, और इन्होंने उर्दू की इतनी खिदमत की खालदा ने कि राष्ट्रपति ने इनको उर्दू के उसके सम्मानित किया। ओके। अब वो रिटायर हो गई हैं, लेकिन हम चूँकि हमारे घर में पली थी, हमारे बहन के जो जेठ थे उनकी एक ही लड़की थी, कमल दीदी। तो जब वो मर गए हमारी बहन के जेठ, तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो चूँकि उन्होंने इनको पढ़ाया था और ये वहाँ स्कूल में लग गई थी उर्दू की टीचर, बाद में तो प्रिंसिपल बन गई। तो कहने लगी कमल दीदी ने हमारी देखभाल माँ की तरह की है। तो कमल दीदी को यही ले गई, सारी उम्र उन्होंने अपने घर माँ की तरह उनकी सेवा की। कमल दीदी की अभी डेथ हुई है पिछले साल ही। अच्छा। वो 91 साल की 90 साल की थी। तो दूसरी बहन जो थी साजदा, जो छोटी थी, उसको भी सारा इस्लामी में पढ़ाया। वो भी दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में लग गई, टीचर लग गई थी। और उसकी पीएचडी हमने कराई इंदौर यूनिवर्सिटी से। वो उर्दू में उसने पीएचडी बन के उसकी किताब भी छप गई। और उन्होंने दिल्ली की सरकार ने उस किताब पर उनको 51,000 रुपया इनाम भी दिया है। तो वो इस चीज़ को, क्योंकि हमारे घर में उनकी परवरिश हुई, वो भाई का रिश्ता हमें मानती हैं और हम उनको मुँह बोली बहन मानते हैं। वाह। और कमल दीदी को उन्होंने अपनी माँ की तरह रखा कि अगर तेरे कोई भी नहीं है, जबकि चलो उनके तो कोई ना बच्चा, लेकिन इधर चाचा ताऊ तो इधर उधर के तो होते हैं। उन्होंने भी कमल दीदी को बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे है ही नहीं। पर इन्होंने उनको ज़िंदगी भर ये नहीं महसूस होने दिया कि ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होने दी। बीमारी हारी सब देखी और मरते दम तक उनका साथ दिया। तो ये हमारी मुँहबेली बहन जी। तो वो आती रहती हैं यहाँ इसी लिहाज से। और बड़ी चूँकि ऊंची वो, तो उर्दू की जो किताबें हैं वो आपने उनको दी, फिर वो फारसी की दे दी मैंने। अच्छा, उनको फारसी की। उर्दू की मेरे पास 125 किताबें थी। वो मेरा जो गांव है ज़िला मुरादाबाद, वहाँ 3 कॉलेज हैं और उन कॉलेज में चूँकि वो मुरादाबाद ज़िला भी मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। तो कॉलेजों में मुसलमानों के लड़के हैं, वो उर्दू मज़मून बहुत पढ़ते हैं। तो वो मैंने हसनपुर भेज दी। और वो हसनपुर में जिनके हाथ भेजी, उन्होंने फिर ये किया कि भाई वो कहेंगे कि एक कॉलेज को इन्होंने, ये हसनपुर के रहने वाले, और एक कॉलेज को इन्होंने किताबें दे दी और हमें। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही, मैंने तो उनको दे दी थी कि ये ले जाओ 125 किताबें, मेरे यहाँ कोई पढ़ता नहीं, घर में जगह नहीं है, चूहे हुए काट देंगे या कीड़े लग जाएंगे। तो वो 125 किताबें वो ले गए, हसनपुर चली गई। उसके बाद हिंदी में भी ऐसी किताबें थीं जो हिंदी में साहित्य है, हिंदी का साहित्य का इतिहास वगैरह, लेकिन जो कविता और नॉवल थे, प्रेमचंद के भी नॉवल थे, तो ऐसी 100 किताबें यहाँ कंवर बलजीत सिंह की लाइब्रेरी उनके नाम से है, अग्रवाल धर्मशाला की बहुत बड़ी लाइब्रेरी। तो हिंदी की जो ऐसी किताबें थीं जो फिक्शन की जो कहलाती हैं, वो फिक्शन किताबें सारी मैंने इनको दे दी। तो इस तरह से 250 के करीब किताबें जो हैं वो यहाँ डिस्कार्ड की। यूनिवर्सिटी में बहुत थी किताबें, जगह बहुत थी, इसलिए अब बची कुची, जितना छोटा मकान है बची कुची रखी हुई है, यही संपदा है हमारी। ये संपदा इसलिए इकट्ठी की थी कि हमने एग्ज़ामिनेशन का पैसे का जो था पैसा, वो कभी घर में खर्च नहीं किया, किताबें ही ले आते थे। बड़ी महंगी महंगी किताबें भी लाए, 800-800 रुपये की किताब भी है ऐसे। तो ये सारा इस तरह से हमारा किताबों का शौक़ चला जी। ये हमने किताबें, अब जो बची कुची किताबें हैं बस वो हमारे पास हैं जी। तो विकास जी, हमारी ये किताबें जो बची कुची हैं अब यही रह गई हैं हमारे पास, क्योंकि रिटायर्ड आदमी हैं, 30 साल हो गए रिटायर हुए। तो इन किताबों में सबसे नीचे जो किताबें हैं जी, शेल्फ में सबसे नीचे जो किताबें हैं वो भारतीय संस्कृति और भारत का प्राचीन इतिहास जी। भारतीय संस्कृति पर हमारे पास बहुत साहित्य है। साहित्य की, संस्कृति की जितनी भी कलाएँ हैं, लोक संस्कृति है, लोकगीत हैं, इन पर किताबें हैं सारी। और संस्कृति क्या होती है, कैसे कैसे, तो इस संस्कृति के साथ ही इस संस्कृति पर आघात हुए लोगों ने मिटाने की कोशिश की। तो इसलिए हमने, और तुलनात्मक अध्ययन के लिए फिर विश्व की संस्कृतियाँ भी हमारे पास हैं। विश्व में बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ, यूनान की, मिस्र की, मेसोपोटामिया की, ये सारी हुई। तो नीचे के जो 2 कॉलम हैं
उसमें ये संस्कृति और ये इतिहास सारा। जी अब ये कोने में जो किताबें रखी हैं, इधर को रखी हैं, जी ये बड़ी रेयर किताबें हैं। जी तंत्र शास्त्र पर साहित्य बहुत कम मिलता है, जी। सारा तंत्र का साहित्य है। हम्म। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बड़े आदमी थे, वो जज थे, अंग्रेज़ी ज़माने में मद्रास में जज बन करके आए थे। अच्छा गुरुजी। तो उन्होंने तंत्र का अध्ययन साइंटिफिक दृष्टि से किया। सरपेंट पावर, प्रिंसिपल ऑफ तंत्रा, सर जॉन वुडरूफ उनका नाम था। उन्होंने सारा काम किया। तो ये कुंडलनी क्या है, सरपेंट पावर क्या है, तंत्रों का साहित्य क्या है, और इस साइंटिफिक स्टडी से ये लगता है कि जो तंत्र को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं, यानी भूत प्रेत जादू टोने को तंत्र कह देते हैं। तंत्र तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसमें सारा उन्होंने, जॉन वुडरूफ ने अपनी किताबों में सारा का सारा, और इसी से फिर वो निकली है शक्ति पूजा। भारत में शक्ति पूजा कब से आई, तो ये सारा हमने अच्छा अध्ययन किया है इनका। इसके बाद हमारे पास जो आते हैं ये तुलसी की रामायण की एक एक चौपाई को लेकर के, ये अंजनी शरण एक बहुत बड़े तुलसी भक्त हैं, उन्होंने ये तुलसी रामायण की व्याख्या की है। मानस पीयूष ग्रंथ ऐसा है, और उसके पास मानस पीयूष में जो कमी बात पहले रह गई थी, तो इन्होंने बाद में फिर उसको मानस गूढ़ चंद्रिका ये बनाई। तो ये 14 किताबें जो हैं, ये रामायण की एक एक चौपाई की व्याख्या करने पर 14 किताबों में व्याख्या की गई है इसकी। ये किताब ऐसी है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है, उनकी रामायण रामचरितमानस बड़ी पॉपुलर, विदेशों में हिंदू बहुत बसे हुए हैं। तो इसको अंग्रेज़ी अनुवाद कराने के लिए उन्होंने हमारे पास भेजी कुरुक्षेत्र, और इसमें उन्होंने बड़ा आभार प्रदर्शन किया है कि कुरुक्षेत्र वालों ने 2.5 साल लगा करके एक एक शब्द का बहुत अच्छा अनुवाद किया। तो ये है रामचरितमानस ही सारा, ये रामचरितमानस है किताब। इसके साथ ही फिर ये वेदांत और उपनिषद आ जाते हैं सारे। हमारे भारतवर्ष के उपनिषद के मुकाबले में ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। शोपेनहावर भी कहते थे कि उपनिषद तो मेरी सोलेस ऑफ माई लाइफ एंड सोलेस ऑफ माई डेथ। तो ये सारा उपनिषद साहित्य है, ये उपनिषद सारे साहित्य बैठे हैं। और वेदांत तो दुनिया की सबसे ऊंची फिलॉसफी है, उसके ये ब्रह्मसूत्र वगैरह रखे हुए हैं। इसी के साथ भारतीय दर्शन की किताबें सारी है, क्योंकि हम भारतीय दर्शन पढ़ाते रहे, ये भारतीय दर्शन की किताबें सारी। इसके ऊपर भक्ति साहित्य है, ये जो है ये 2, इसमें रामायण का दुनिया में प्रचार हुआ है। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ रामायण पढ़ाई जाती है वो है। कामिल बुडके की बड़ी स्टैंडर्ड किताब है, जो दुनिया मानती है रामायण पर अधिकार, वो है सारी। तो ये सारा जो है भक्ति साहित्य। इसमें भक्ति में क्या है कि जितने भक्त हैं, रविदास है, कबीर है, सूरदास है, मीरा है, इन सब का साहित्य हमने इकट्ठा करके। और भक्ति का भी क्या है कि भक्ति आंदोलन का समतावादी, यानी भक्ति आंदोलन ने जात पात मिटा दी, इस पर भी बहुत सारी किताबें हैं। और ये जो ऊपर वाला भी राम कथा का सारी दुनिया में प्रसार हुआ है। इसके साथ ही हमने परशुराम जी का साहित्य रखा हुआ है। परशुराम जी का साहित्य की ऑथेंटिक साहित्य कहीं नहीं मिलता, कहानियाँ लोगों ने जोड़ रखी है। तो हमने इस साहित्य के आधार पर एक शख्स को PhD करा दी, इसी से परशुराम चरित्र, पुराणों में परशुराम चरित्र, इस पर उसने PhD कर ली हमारे एक शिष्य ने। तो ये परशुराम चरित्र रखा हुआ है। इससे ऊपर जो है वो धर्मशास्त्र का इतिहास। धर्मशास्त्र का धर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ, धर्म का मतलब है लॉ। तो सारे 27 धर्मशास्त्र हैं हमारे। उन 27 धर्मों का जो है वो निकाल करके 5 खंडों में है ये धर्मशास्त्रों का इतिहास। इसमें सारी हिंदू संस्कृति आ जाती है। गृहस्थ के क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है,
तो धर्मशास्त्र में सब आ जाता है। इसी के आधार पे हिंदू लॉ बना है, वो हिंदू लॉ भी है। फिर हिंदू मैरिज में परिवर्तन कैसे होता रहा वो सारा, तो ऊपर जो है हिंदू लॉ और हिंदू प्रतिवर्त, और इसके साथ साथ ही नीति शास्त्र की किताबें भी हैं ऊपर, ये हमारा इसमें है। और इधर की शेल्फ में हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है तो हमने बहुत सारे कोश रखे हुए हैं। पौराणिक कोश बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मोटा है। इसके बाद हिंदू धर्म कोश, फिर ये बाइबल का, ये सारी बाइबल का कोश है। बाइबल में जो नाम आते हैं, घटनाएं आती हैं उनका। इस्लाम का भी ऐसा ही है। फिर चूँकि हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ाते रहे तो ऊपर के कॉलम में ये सिखों का सारा, ये 9 खंडों में है। 4 खंड में तो है आदि ग्रंथ गुरु गोविंद साहब जी का, और 4 में है दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह का, और 1 में है सारी अरदासें। तो इस तरह से 9 खंडों में, और 10वें खंड में सिखों का इतिहास। तो ये सारी किताबें सिखों के इतिहास के ऊपर। और ये 2-3 ये वो रखे हुए हैं डिक्शनरियाँ, जिस डिक्शनरी में धर्म के बारे में बात की है। इससे नीचे के वो कंपेरेटिव स्टार्ट पढ़ाते रहे हम। ये कुरान शरीफ है। फिर जो खलीफा हैं इस्लाम के, हज़रत उमर हैं, हज़रत बकर हैं, हज़रत अली हैं, इन सब की उमर, बकर, उस्मान और अली, चारों की हदीसें हैं। फिर इस्लाम की फ़िलॉसफी क्या है, उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी क्या है, फ़िलॉसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपैरेटिव दूसरों से हैं। और उसके साथ वो जो खड़ी किताबें इस तरह रखी हुई हैं, क्योंकि जगह की कमी से रख दी, वो बुद्धिज़्म है सारा। ये बुद्धिज़्म पर है। उधर भी कुछ किताबें ऊपर, सबसे ऊपर रखी हुई हैं, वो जैनिज्म पर है। तो जैन और बुद्धिज़्म की किताबें आ गई। अभी इसके नीचे जो आती है, ये सारा सेक्शन गीता का है। गीता पर विश्व में बहुत कमेंट्रियाँ लिखी गई हैं। तो यहाँ तक जो है ये गीता ही गीता है। दो खंड गीता के ही है। जहाँ जहाँ से हमें जैसी गीता मिल सकी वैसी लिया है। शंकराचार्य की गीता, उसके बाद रामानुज की गीता, फिर श्रीधर गीता, फिर गीता रहस्य तिलक का गीता, फिर गांधी जी की गीता, फिर राधा कृष्णन की गीता, फिर अखंडानंद जी की गीता, फिर ये इनके आचार्य रजनीश जी, ओशो जी की गीता। तो ये दो खंड केवल गीता ही के हैं सारे। इसमें विभिन्न गीताएँ हैं, अलग अलग लोगों ने जिस तरह लिखी है। तो ये सारा गीता का खंड है। इसके नीचे ये वेद हैं, यहाँ तक वेद हैं सारे। 4 वेद तो हैं। ये चार किताबें तो ऋग्वेद की 4 खंड में है ऋग्वेद, यानी 4 पार्ट में, पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4। उसके बाद 2 पार्टों में है। तो ऋग्वेद में तो सारे मंत्र हैं देवताओं की पूजा के। इसके साथ भी हमने हिंदू धर्म कोश रखे हुए हैं यहाँ, 2 कोश। और इन वेदों के बाद फिर यजुर्वेद में सारे यज्ञों का वर्णन है कि यज्ञ जो है उनका कौन कौन सा यज्ञ कैसे कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र कैसे। तो यज्ञों का वर्णन यजुर्वेद में है, और मंत्रों का सारा विधान, क्या यज्ञ कैसे करना चाहिए, आहुति कैसे दें। उसके साथ ही फिर सामवेद में मंत्रों को गाने की विधि, कि कौन से मंत्र को कैसे गाना चाहिए। तो साम का मतलब ये होता है सा रे गा मा, ये कोमल सुर है। तो वेद जो है वो साम, इन 4 सुरों में गाना चाहिए वेद को। जो ऊंचे सुरों में वेद नहीं गाया जाता, तो इसका नाम साम रख दिया है। तो साम वेद है, इसमें गान विद्या है सारी। उसके बाद अथर्व वेद हैं 2 खंडों में। और फिर दयानंद का भाष्य है इस पर, दयानंद जी ने क्या कैसे भाष्य लिखा। फिर वेदों के जो ऐसे ग्रंथ हैं जिनको वेद जो कहलाते हैं वेद के अंग, 6 अंग हैं वेद के। तो षडांग वेद के जो हैं ये 6 अंग के बारे में, कि उन अंगों को समझे बिना वेद को नहीं समझा जा सकता। उसमें शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। ये सारे के सारे ग्रंथ जो हैं ये वेद के अंग कहलाते हैं। और उसके बाद फिर महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत के 18 पर्व हैं। इन 18 पर्व को गीता प्रेस ने 6 खंडों में छापा है।
उनको 18 को मिला दिए। और एक इसका सहायक है। महाभारत में बहुत सारी चीज़ें जो रह गई थी वो हरिवंश पुराण है। तो ये सारा महाभारत और गीता का ही सारा हमारे पास है, और वेद इधर को हैं। इससे नीचे फिर अन्य पुराण आ जाते हैं। 18 पुराण है हमारे पास। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुराण है वो तो है भागवत पुराण। भागवत की ज़्यादा ये हमारे पास भागवत पुराण की व्याख्याएँ बहुत है, अलग अलग लोगों ने अलग तरह से व्याख्या की है। फिर देवी भागवत है, देवी भागवत के भी कई अलग व्याख्या हैं इसकी। फिर अन्य पुराण हैं सारे, 18 पुराण हैं, वो 18 पुराण रखे हुए हैं। तो ये 18 पुराणों के साथ फिर सबसे नीचे जो है ये पुराणों का साहित्य है। पुराण दिग्दर्शन, पुराणों की कथाएँ, पुराणों का दिग्दर्शन, पुराणों को समझने की विधि क्या है, पुराणों का शास्त्रीय अर्थ क्या है, और अन्य गीता प्रेस से समय समय पर निकलते रहते हैं, वो सारे रखे हुए हैं। ये जो हमारा खंड है इसमें एक तो ये कर्मकांड की किताब है। कर्मकांड का कौन से त्यौहार की कैसे पूजा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी कर्मकांड की किताब है। आगे जो किताबें हैं इसमें अलग अलग साहित्य है। ये यहाँ तक अरविंदो का साहित्य है, अरविंदो साहित्य, अरविंदो का सारा। ये जो साहित्य है ये विवेकानंद का साहित्य है, और विवेकानंद जी के एक बहुत बड़े शिष्य विवेकानंद आश्रम के, जिन्होंने सारी दुनिया में डंका बजा रखा है विवेक का, ये भी विवेकानंद के साहित्य में, उन्हीं का साहित्य सारा उनका। तो ये सब विवेकानंद का। और बीच में जो साहित्य आ गया वो गांधी का, गांधीयाना इसका नाम है। गांधी का मुख्य साहित्य गांधी दर्शन, गांधी की रामराज की कल्पना, गांधी जी का पंचायती राज, तो ये सारा गांधी साहित्य है, जो कहना चाहिए यूनिवर्सिटी से संबंधित। यानी इसमें साइकोलॉजी की किताबें हैं, साइकोलॉजी की ज़्यादा हैं किताबें, क्योंकि हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाते रहे। तो एबनॉर्मल और शिक्षा के अंदर एक पेपर होता है एमएड में। ऐसे बच्चे जो एबनॉर्मल हैं उनको ठीक करने के लिए, तो ये एमएड का भी और एमए का भी है, और ये अनुसंधान की विधियाँ, ये सारा यूनिवर्सिटी का साहित्य जितना भी है। अब जब ये आएंगे तो ये हैं, इसमें डिक्शनरियाँ हैं बड़ी इम्पोर्टेंट। ख़ास तौर से जो हिंदी की समानांतर डिक्शनरी है, इसको थिसॉरस कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसमें ये है कि शाहर शब्द के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये हिंदी की पूरी डिक्शनरी रखी हुई है। और भी डिक्शनरी हैं, डिक्शनरी ऑफ फिलोसफी, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, डिक्शनरी ऑफ, तो ये बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री जो हैं उनकी भी किताबें हैं, शिक्षा एजुकेशनल फिलोसफी। तो ये वो हैं जो यूनिवर्सिटी में हमारे पास रही हैं। ये कंपटीशन की किताबें हैं। इसके नीचे जो किताबें हैं ये सारा संस्कृत साहित्य है। संस्कृत हिंदी डिक्शनरी, संस्कृत के सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत, और इसी तरह साइंस के संस्कृत के बहुत सारे संस्कृत के ग्रंथ हैं। सारा ये सब संस्कृत के। तो इस तरह से हमारा ये, अब इसको भी हमने सब स्थान कम होने की वजह से ऊपर नीचे लगा रखा है। अब आप इसमें देखें आकर के, विभिन्न रामायण हैं। ये वाल्मीकि की रामायण है, कंब की रामायण है, अद्भुत रामायण है, अध्यात्म रामायण है, राधे श्याम की रामायण है। तो तरह तरह की रामायणें हैं ये बहुत सारी। और यही रामायण के विषय में लव कुश का चरित्र है, ये हनुमान चरित्र है। और इसके पीछे जो है, पीछे खड़ी हुई हैं वो आज करके युग तुलसी जो हैं, राम किंकर जी, पंडित राम किंकर जी, जो आज के ज़माने उनकी किताबें हैं। ये जैसे इन्होंने अंजनी शरण ने एक एक चौपाई की व्याख्या करके 14 खंड लिखे हैं, ऐसे ही इन्होंने 45 खंड में रामायण की एक एक चौपाई पर व्याख्या लिखी है। वो सारी तुलसी की रामायण पे पीछे की तरफ लिखे हुए हैं। वो जगह की कमी से वो भी पीछे को सरका दिए हैं। अब धर्म जो है, रिलीजन, दो मानी है धर्म के। एक तो है धर्म माने ड्यूटी, कर्तव्य बोध, और एक है धर्म माने रिलीजन। तो कंपैरेटिव रिलीजन में
सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि धर्म की आवश्यकता क्या है। तो 3 आदमियों ने दुनिया में धर्म को समाप्त कर दिया। मार्क्स ने समाप्त कर दिया कि धर्म तो एलियनेशन पैदा करता है और इसलिए धर्म एक बहुत बड़ी अफीम है जो आदमियों को बिल्कुल झूठा संतोष दे करके और क्रांति नहीं करने देता, गरीबी के हालत में पड़े रहते हैं वो कि हमारी भगवान है। दूसरा आदमी जिसने धर्म को उखाड़ दिया वो फ्रायड है। उसने कह दिया धर्म तो एक इल्यूजन है, कल्पना है, जैसे पागलों के मंदिर में कल्पना आती है ऐसे कल्पना से, तो इसलिए रिलीजन को ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरा है डार्विन, इन्होंने रिलीजन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमने रिलीजन पर बहुत पीएचडी कराई है, डार्विन का क्रिटिसिज्म, फ्रायड का क्रिटिसिज्म को कराया। और फ्रायड के एक चेले ने फिर धर्म को बचाने के लिए युंग ने एक किताब लिख दी, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल। मॉडर्न मैन के पास बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन उसने आत्मा खो दी अपनी, और उसकी वजह से वो तो उन्होंने किताब लिखी है कि एक बीमारी है, उसका नाम है नथिंग बट, यानी मेरे घर में सब कुछ है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन बट मुझे चैन नहीं है, मैं रात को नींद नहीं आती, सो नहीं सकता मैं। तो कहते हैं ऐसे नथिंग बट न्यूरोसिस के जो केस हैं उनको मैं एक काम करता हूँ, मैं उन टाइम नहीं ख़राब करता, सीरियस केस को देखता हूँ मैं, और उनको मैं कहता हूँ गो टू क्लर्जी, चर्च में जाया करो, मंदिर में जाया करो, और थोड़े दिनों के बाद वो जब लौट करके आते हैं तो उन्हें बड़ा पीस मिल जाता है। तो रिलीजन शैल ऑलवेज रिमेन, फ्रायड चाहे कितने केयरलेस हो। तो उन्होंने कहा कि रिलीजियस मैन जो है वो इसलिए ज़रूरी है रिलीजन कि मानसिक चिंताओं को, उद्वेग को, परेशानी को, एंग्जाइटी को, सबको दूर करने के लिए तो मॉडर्न मैन को सोल की आवश्यकता है। और उन्होंने फिर तो धर्म पर बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए हमारे पास धर्म की क्या आवश्यकता है, रिलीजन कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा आदमी को रिलीजन की ज़रूरत रहेगी, वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। कुछ गॉडलेस रिलीजन है जैसे बुद्ध और जैन हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें गॉड को बहुत ज़्यादा कठोर माना गया है, लेकिन रिलीजन ज़रूर रहेगा, चाहे लोग कितना ही मार्क्स कितना ही लिख ले, फ्रायड कितना ही लिख ले, चाहे डार्विन कुछ भी लिख ले, लेकिन नीड ऑफ द रिलीजन हमेशा रहेगी। तो ये रिलीजन पर हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, सारी ये रखी हुई हैं हमने। इसमें हमारा ऊपर का हिस्सा तो सिर्फ डिक्शनरी है, ये उर्दू हिंदी, ये उर्दू इंग्लिश की डिक्शनरी, और ये इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, ये टेक्निकल शब्दावली की डिक्शनरी, ये अंग्रेज़ी की डिक्शनरी। एक है डिक्शनरी ऑफ यूज़, कौन सा शब्द किस जगह यूज़ किया जाएगा, एक डिक्शनरी है। दूसरी जो साधारण डिक्शनरी की तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश, ये फिर इंग्लिश टू हिंदी, फिर हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश 2 डिक्शनरी हैं, तो ये हिंदी टू इंग्लिश आ गई। इस तरह से उर्दू हिंदी डिक्शनरी, हिंदी टू उर्दू डिक्शनरी, फिर ये थिसॉरस हैं, यानी जिसमें उनके विलोम और उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं अंग्रेज़ों के। आप एक शब्द को एक जगह यूज़ करते हैं लिखते हैं, तो दूसरी जगह वही शब्द रिपीट ना हो, तो उसके सारे पर्यायवाची यहाँ मिल जाएंगे। और ये कुछ किताबें जो है ये फिलॉसफी की हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किताब ये है कि 20वीं सदी में, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में जितनी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई उन सब का जिस्ट इसके अंदर। ये 100 ईयर्स ऑफ फिलॉसफी, ये ऐसे पिछले 100 साल में जितनी महत्वपूर्ण फिलॉसफी के अंदर लिखी गई उनके सबके। और एक ये है सारे वर्ल्ड में जितनी महत्वपूर्ण किताबें 2 सदियों में लिखी गई हैं, उनका ये मास्टर पीसेज ऑफ वर्ल्ड फिलॉसफी। इसमें जो महत्वपूर्ण किताबें सब इसमें मिलेंगी, कोई बचेगी नहीं। वो जिस्ट बना के सबके इन्होंने किताब छापी, 4-4, 5-5 पेज में सब दे दिए। तो आपको कोई सब थिंकर देखना हो इस किताब में देख लो, उस किताब का जिस्ट मिल जाएगा। फिर ओरिजिनल पढ़नी हो तो किताब मंगवा लो, नहीं तो जिस्ट इसमें मिल जाएगा। तो ये फ़िलॉसफी की किताबें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऑफ फ़िलॉसफी, ये हमने सारा फ़िलॉसफी का। और ये डिक्शनरी हैं, बहुत सारी अलग अलग डिक्शनरी है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब शब्दों का अनुवाद करते हैं। अच्छा, सारा नीचे फ़िलॉसफी का है जितना भी है नीचे सारा ये। अब ये नीचे जो है ये वेस्टर्न फ़िलॉसफी है सारी। अच्छा, प्लेटो से लेकर के और अब तक सार्त्रे तक ये सारी वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न, ये सारा 3 खंड में। ये किताब यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो हमारा एक शिष्य इंग्लैंड गया था, वहाँ से किताब मंगवाई है सारी।
हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, ये हिंदी में है फिलोसफी की हिस्ट्री। और ये जो है समाज दर्शन, सोशल फिलोसफी। अब ये जो किताबें हैं ये सारी विद्या भारती जो हमारी संस्था है, सारे स्कूलों के अंदर हम ये करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलने चाहिए। अगर तो सारा विद्या भारती का साहित्य इसमें रखा हुआ है, इसमें हम बच्चों को सारा साहित्य एजुकेशन के साथ देते हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ तो बहुत ज़रूरी है, तो बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ भी हैं इसके अंदर। इसमें कुछ ऐसे हैं जो हमारे लेख बहुत सारे हैं, ये सब रखी हैं पत्र। और नीचे जो है वो भी सांस्कृतिक साहित्य, जैसे कि आर्य कहाँ से आए, आर्यों का देश कौन सा है, सरस्वती नदी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनमें क्या अंतर है, दोनों कहाँ फैली, सरस्वती क्या थी, ये सारा वेद का। और इधर जो है हमारे वो जितने भारत में बड़े बड़े तीर्थ हैं, प्रयाग है, काशी है, और जो भी हैं बड़े बड़े, तिरुपति है, तो सारे तीर्थों के बारे में, गोरख धाम है, गोरख जी का, और जाहर पीर का है राजस्थान में, तो सारे तीर्थों का इसमें, बड़े बड़े तीर्थों का छोटा छोटा वर्णन है, सारा यहाँ मिल जाएगा। तो इनके बारे में है उन तीर्थ। ये तो नीचे तो मैगजीन है सारे, बहुत सारी पत्रिकाएं में हमारे लेख आते हैं, तो वो सारी पत्रिकाएं यहाँ रखी हुई हैं। वैचार की सबसे ऊंची और सबसे महंगी पत्रिका है ये, कलकत्ता से निकलती है, और हिंदी साहित्य की सबसे ऊंची पत्रिका है। इसमें हमारे लेख बहुत आते रहते हैं। तो वैचार की है, ये रामायण की पत्रिका भोपाल से निकलती है। ये मिसलेनियस पत्रिकाएं हैं, जगह जगह से आ जाती हैं, उर्दू की आ जाती हैं, हिंदी की आ जाती हैं। तो ये सारा हमारा पत्रिका का खंड है। अब यहाँ पर चूँकि मिसलेनियस काम है, इसलिए अलग अलग तरह से है। नीचे जो है वो संस्कृति की किताबें हैं, बिल्कुल। उसमें जैनियों का भी है बहुत बड़ा, नीचे वाले जैनियों का। तो इस तरह से हमने इसमें एक सी चीज़ें नहीं रखी, अलग अलग जहाँ जगह मिली वह रख दी। ये जो है सारा इसमें उर्दू और हिंदी साहित्य है। उर्दू किताबें हमने वहाँ भेज दी थी, लेकिन जो ऐसी किताबें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो थोड़ी सी रख ली थी। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती नहीं, जैसे इस्तिलाहात तबस, ये हमारी अपनी लिखी हुई किताब है। इस पर 1 लाख रुपया भारत सरकार ने दिया था। कौन सी किताब गुरुजी? ये जो रखी है भारत सरकार ने इस किताब पर, और इसकी पाकिस्तान में बड़ी मांग है, क्योंकि लाहौर के किताब हमने लिखी थी, पंजाब के अंदर जो क्रांति आंदोलन चला है, ये पंजाब में इनकलाबी वतन परस्ती की तहरीक। तो ये तो सारी, इसके पीछे ऐसे हमने डबल शिफ्ट लगा रखी जगह थोड़ी। तो इसकी तरह से एक तो हमारी किताब है जो गज़ल वगैरह पर है, और बाकी फ़ारसी और अरबी की जो 2-4 किताबें बच गई थी हमारे पास, वो हमने नमूने के तौर पर रख ली, भाई हमने थोड़ी सी याद कर। तो पीछे फ़ारसी अरबी की किताबें, फ़ारसी की ज़्यादा है उसमें, तो वो किताबें पीछे वाले, इसके पीछे की तरफ है भीतर। जी गुरुजी। ये किताबें भी ऐसी हैं कि जब हमने वो उनको भेजी किताबें, तो थोड़ी सी कविता की, अभी ऐसे आदमियों की जो हमारे बहुत निकट हैं, जैसे चांद साहब की किताब है, वो हमने रख ली। यह हमारा एक शिष्य है चंद्रमोहन सिंगरा, तो ऐसे लोगों की 10-20 किताबें हमने बचा ली, बाकी सब दान कर दी। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य ये भी मिसलेनियस में है कि सारा ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये हरियाणा में जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उन सब का जीवनी, सारों का, कोई भी हिंदी साहित्यकार हो इसमें मिल जाएगा वो सारा सारा। इसमें भी ऐसे ये पीछे की तरफ मिसलेनियस किताबें हैं। ये अरिहंत किताब है, ये अरिहंत किताब सारी की सारी, ये ऐसे की किताब है सारी, ये भी कंपटीशन में बड़ा काम आती है। ये सारे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी और कवि बहुत सारे, निराला कवि, जयशंकर प्रसाद, इन सब की किताबें हैं ये। इसी तरह ये भी मिसलेनियस हैं, फ़िलॉसफी की किताबें हैं, लेकिन फ़िलॉसफी के साथ साथ ये 2-4 किताबें बिल्कुल जनरल नॉलेज की, जनरल उसके आ गई हैं, जैसे हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टॉप लिविंग, और ये आ गई दूसरी हाउ टू विन फ्रेंड्स
एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो फिर जनरल पिता, यहाँ मिक्स किताब है सारी। ये जो खंड है हमारा, जी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंपेरेटिव रिलीजन का है। एक एक रिलीजन का तुलनात्मक अध्ययन है ये यहाँ। तो ये कंपेरेटिव रिलीजन की सारी किताबें हैं। और इसके पीछे भी जो किताबें मिलेंगी जी वो ऐसी मिलेंगी। जयप्रकाश नारायण का सारा साहित्य हमारे, ये भी साहित्य जयप्रकाश नारायण का किसी के पास नहीं है। कुछ साहित्य ऐसा है जो जयप्रकाश जी ने अमेरिका से लिख करके भेजा था कि क्रांति करो हिंदुस्तान की, ये सरकार बदल दो। तो वो सारा जयप्रकाश जी का सारा साहित्य वहाँ रखा हुआ है, बहुत बड़ा साहित्य। उसके साथ ही थोड़ा सा गांधी जी का भी रख दिया, क्योंकि जगह कम थी नीचे, तो यहाँ रख दिया गांधी जी का साहित्य। अब ये जो साहित्य है हमारा, ये है सोशल फिलॉसफी, और ये इसके पीछे ही सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस है। क्योंकि सोशल फिलॉसफी को समझने के लिए पॉलिटिकल साइंस की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टेट क्या है, स्टेट कैसे दूर। इसी तरह से कलाओं में जब हम कला पढ़ाते हैं तो म्यूज़िक की साइकोलॉजी, म्यूज़िक से मानसिक रोगों का इलाज हो सकता है, एंग्जाइटी का और चीज़ों का, तो ये म्यूज़िक की साइकोलॉजी है। तो बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, तो उनको अच्छा म्यूज़िक सुनाया जाए। इसमें सारा दिया हुआ है कि सूथिंग म्यूज़िक कौन सा होता है जो आदमी को बिल्कुल चैन, नींद भी नहीं याद छुड़ा दे। तो साइकोलॉजी ऑफ म्यूज़िक, ये भी हम पढ़ाते रहे लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ाते थे तो उसमें भी यही था सारा का सारा। ये हमारा विशेष खंड है। इसमें भी डबल हैं, इधर भी हैं पीछे भी है। इसमें मार्क्स का ऐसा साहित्य जो उन्होंने 1883 से पहले लिखा था, जब कम्युनिज्म, और उसके बाद जब क्रांति हुई रूस में 1914 में, तो उससे पहले बहुत सारा साहित्य जो था वो उन्होंने, कम्युनिस्टों ने नष्ट कर दिया, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आया। तो पुराना साहित्य भी मार्क्स का जो 1844 में भी लिखा, तो ये सारे हरियाणा में मार्क्सिज्म पर और कम्युनिज्म पर इतना साहित्य किसी के पास नहीं है जितना हमारे पास है। ये बहुत किताबें हैं, पीछे तक भी भरी हुई है सारी, ये भी भरी हुई है सारी। ये सारा ऐसा डबल शिफ्ट है, 2 किताबें, 2 शिफ्ट हैं, 2 ही पीछे हैं। तो ये इस तरह के। ये तो मिसलेनियस में बहुत सारी किताबें, जैसे ये भी सब मिसलेनियस है। हिंदी का, हिंदी की गाइड, हिंदी का ये सब, ये सारी चीज़ें ऐसे की किताब है। तो ये मिसलेनियस खंड तो है ये पूरा मिसलेनियस खंड रहा गुरुजी। और यहाँ पे कम्युनिज्म का आपने कहा, तो उसका भी एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा अपने पास है। हाँ। तो मित्रों, ये था गुरुजी का जो लाइब्रेरी है, उसका छोटा सा एक नमूना आपको हमने दिखाया। और पहले आपने नीचे किताबें देखी, और अब हम छत पर दूसरे कमरे में आ चुके हैं, तो वहाँ की ये किताबें हैं। तो इस तरह से आपने चाहा था कि इन चीज़ों के बारे में आप जानें, तो वो हमने आज एक कोशिश करी। चलो ठीक है गुरुजी, प्रणाम। सबकी तरफ से आपको आभार। ठीक है जी।